मरीम नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनाने वाले, मरीम नवाज शरीफ को तख्त पर बिठाने वाले सबसे बड़े सूबे की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी बागडोर जिन लोगों ने उनके हाथ में दी है, शायद वो कुदरत की जो निशानियां जो मरीम नवाज शरीफ अपने सीएमशिप के शुरू के कुछ दिनों में सामने कुछ चीज़ें, मतलब जिस तरीके से हमलात को लेकर चल रही हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन जिस तरीके से वो कर रही हैं, शायद लोग समझना नहीं चाह रहे कि एक सख्त नाअहल तरीन इंसान के हाथ में सबसे बड़ा सूबा दे दिया गया, वो भी एक ऐसे इंसान के हाथ में जो मेरिट और क्राइटेरिया पर तो उतर ही नहीं रहा था, जो जीता हुआ तो है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वो बिल्कुल नाअहल है, वो कॉम्पिटेंट बिल्कुल नहीं है। मरीम नवाज शरीफ यहाँ पर दौरा करती हैं जी, और एक स्कूल में जाती हैं जहाँ बच्चों का एग्जाम चल रहा होता है, और टीचर मरीम नवाज शरीफ को ये बता रही हैं, वहाँ पे जो टीचर मौजूद हैं ऑन ड्यूटी, वो मरीम नवाज शरीफ को कह भी रही है कि मैम बच्चे आपकी प्रेजेंस से, यानी कि इनडायरेक्टली डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस से, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेल्स हैं, बहुत कैमराज हैं, बहुत एक रश वाला एक पैनिक किसी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है इनडायरेक्टली, यानी आपकी प्रेजेंस से, और सब क्योंकि मरीम नवाज शरीफ की वजह से ही वहाँ पर इतना एक हाइप बनी हुई थी, इतना एक हाई लेवल प्रोटोकॉल था, तो उसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और बच्चे अपना एग्जाम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से, जिसके बाद मरीम नवाज शरीफ ने जवाबन बजाय इसके कि उन टीचर की इस बात का एहतराम करते हुए, क्योंकि एक उस्ताद अपने बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, जान सकता है, वो उनको बता भी रही है कि बच्चों के एक्सप्रेशन से गेज कर पा रही हूँ कि बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज शरीफ बजाय इसके कि टीचर की बात को सुनती, समझती कि वो क्या कह रही हैं, उन्होंने उनसे कहा कि बाहर चलकर बात करते हैं, आप अभी चुप हो जाएं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पे ये इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं ना, इस वक्त बच्चों की मैं कंडीशन देख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उनको बेटा आप अपना काम करें। बहादुर लोग बच्चे हैं माशाल्लाह। मैडम बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चों ने पोजीशंस भी ली हैं। अभी बाहर जाके बात करेंगे, अभी उनको डिस्टर्ब ना करें। सो मरीम नवाज शरीफ की प्रेजेंस ने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया, उस टीचर की प्रेजेंस ने, उस टीचर के बोलने ने डिस्टर्ब किया जो रोज़ उन्हीं बच्चों के बीच मौजूद होती है। अब मरीम नवाज शरीफ को ये समझ नहीं आ रहा कि जिस तरीके से वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन कर रही हैं, जिस तरीके से वो प्रोटोकॉल्स के साथ, जिस तरीके से वो एक अपना लाव लश्कर लेकर पहुंच जाती हैं, और बाद में वो ये कहती हैं कि सरप्राइज विजिट था। अब वो सरप्राइज विजिट में हम सबको नज़र आ रहा होता है, आप सबको नज़र आ रहा होता है, कैमरास कैसे उनके साथ आगे पीछे चल रहे होते हैं। अब मरीम नवाज शरीफ स्कूल्स में ऐसे विजिट करेंगी तो इस किस्म के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, जो कैमरास की प्रेजेंस से शाय फील करते, वो बच्चे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होंगे, क्योंकि जब कोई वज़ीर आला किसी जगह पर विजिट करता है तो वो सामने टीवी पर तो एक वज़ीर आला नजर आ रहा होता है, लेकिन दरअसल वो एक वज़ीर आला नहीं होता, पीछे पूरा लाव लश्कर होता है, पूरी टीम होती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तैनात कर दिए जाते हैं। हमारे मुल्क में जिस तरीके से ये मूवमेंट्स होती हैं हम सबको बहुत अच्छे से पता है, हम डेली बेसिस पर ये सड़कों के ऊपर सफर करते हैं, जब रूट्स लग जाते हैं और एक कर्फ्यू का सा माहौल नाफिज कर दिया जाता है उस जगह के ऊपर जहां पर वज़ीर आला ने पहुंचना होता है। सो बच्चों को इस तरीके से अनकंफर्टेबल करना, स्कूल्स के इस तरीके से विजिट्स करना, दो बच्चियां बैठी हैं सब टेबल्स के ऊपर, एक जगह पर एक बच्ची बैठी है और वहां मरीम नवाज शरीफ जाके बैठ जाती हैं, तो समझ नहीं पा रही वो कि ये सोशल मीडिया का दौर है, उसी सोशल मीडिया का दौर है जिस सोशल मीडिया पर आज आप अपनी कैंपेन्स, आज आप अपने तमाम तरीके जो चीज़ें हैं ये आप लोग वहाँ पे प्ले करते हैं और लोग आपको किस किस्म के कमेंट्स भी करते हैं, आप लोग जानते हैं, यानी ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग सब समझ रहे हैं। ये सेल्फ प्रोटेक्शन जो आप कर रही हैं, ये जो आप एक मुस्तकबिल का अजीम तरीन लीडर बनने के आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि मरीम नवाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज में जो 2 किलो घी का एक पैकेट है जो हर थैले में मौजूद होगा, जो रमज़ान पैकेज लोगों के घर जाएगा, उसका जो ठेका है वो अपने एमएनए को दिया है, काड़ा से मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए रियाजुल हक की कंपनी नेमत को दिया है। सो मरीम नवाज शरीफ और शरीफ खानदान या फिर अपने खानदान को नवाजता है, और अगर खानदान के बाद इनकी नज़र गलती से कहीं जाए तो अपने बहुत ज़्यादा करीबी लोगों की तरफ। दूसरी जाने भी आवाम को आटे के थैले दे रहे हैं और उसके ऊपर भी नवाज शरीफ की पिक्चर है, लेकिन अपने लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं, अपने ही लोगों को नवाजा जा रहा है। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ें, एक और बड़ी अहम तरीन खबर है। अब खबर यह है कि जब आप इक़्तिदार संभालते हैं और जब आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से और जब आप मेरिट पर पूरा नहीं उतरते तो फिर इस किस्म की ज़िल्लत, रुसवाई, ये सब चीज़ें आपके नसीब में डेफिनेटली आती हैं, क्योंकि आप किसी का हक लेके खा रहे होते हैं और डेफिनेटली ये हराम है, ये हराम की सीटें जिन पे ये सब लोग बैठे हुए हैं, फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी कॉम्पिटेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास, इनके कंपेटिटर्स कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, लेकिन उस फॉर्म 45 की मौजूदगी को ये रद्द करके फिर भी ढीटों की तरह बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मुनीफ फारूक साहब काशिफ वासी के प्रोग्राम
प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने ये जो वर्ड रूथलेस यूज़ किया है, ये लफ्ज़ उन्होंने दरअसल अपने अंदर से उनके नहीं निकला, यानी ये उनकी ज़ुबान नहीं है, किसी और के अल्फाज वो बोल रही हैं। बेसिकली मुनीर फारूक ने खुलकर कहा है कि मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इन सब चीज़ों का कनेक्शन है, इंटरकनेक्टेड है, और ये सब एक ही इंसान की या एक ही किसी जगह की बंद कमरे की जो आवाज़ें हैं या तर्जुमानी की जा रही है। मरियम नवाज शरीफ, मुनीर फारूक ने दबे अल्फाज में नहीं कहा बल्कि खुलकर कहा। उन्होंने कहा कि असल में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये सब कुछ कहा जा रहा है, मरियम नवाज शरीफ जीत कर नहीं आई, और जब आप जीत कर नहीं आते, जब आप इस तरीके से इक़्तिदार पर बैठते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, दूसरों की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो इसी तरह अपने मुंह से बतानी पड़ती हैं और ये पोर्ट्रे करना पड़ता है कि ये आप कह रहे हैं। आप कम वोट में आप अगर इंसान नहीं बनेंगे, आई एम पुटिंग इट वेरी ब्लेटेंटली, रादर वेरी ब्लंटली, कि अगर आप इंसान नहीं बनेंगे तो फिर आपके साथ आपका सूत्र किया जाएगा। सो बेसिकली उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की स्टेटमेंट को, उन्होंने शहबाज शरीफ के पहले असम्बली के अंदर तकरीर को, हर चीज़ को इंटरकनेक्टेड करार दिया और कहा कि इमरान खान के लिए आगे सियासी हालात जो हैं, जो माहौल है, उसको मजीद मुश्किल कर दिया जाएगा और हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। नजम सेठी की तरफ आते हैं। नजम सेठी जैसे लोग भी कभी कभी सच बोल लेते हैं, और नजम सेठी ने जब प्रोग्राम के अंदर ये सच बोला तो मुझे उनसे ज़्यादा जो उनके एक्सप्रेशंस थे, उनसे ज़्यादा एंकर के एक्सप्रेशंस आप देखिए, वो कैसे कह रही हैं अच्छा ओके। सो उनको भी यकीन नहीं आ रहा जो रोज़ाना उनके साथ मौजूद होती है कि नजम सेठी ये सच बोल कैसे रहे। अब नजम सेठी एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं, या आप कह लें कि एक बहुत बड़ी चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि 9 मई के अंदर जो लोग पकड़े गए, क्योंकि ये वही तमाम तर लोग हैं, ये वही तमाम तर एंकर्स और तज्जियाकार और सियासी पंडित हैं जो बैठकर 9 मई पर बड़ा प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि 9 मई के अंदर जो 90% लोग पकड़े गए, वो सिर्फ इसलिए पकड़ दकड़ की गई थी ताकि लोगों को डरा धमकाकर घर बैठाया जा सके और लोग वोट देने ना निकले। वो जो मकसद था ना लोगों को पकड़ के पकड़ दकड़ करने का, थोड़ा सा उसका ताल्लुक ये भी था कि थोड़ा सा इलेक्शन के ऊपर थोड़े लोग घबरा जाए ना आए। वो आवाम तो आ गई, उन्होंने कहा जी वो अलग बात है, हम तो नहीं, हमने तो गिराव जलाओ नहीं किया, एंड वी कम आउट एंड वोट। अच्छा ठीक है, ओके। और दूसरी जानिब नजम सेठी की ये इतनी बड़ी खबर, लेकिन दूसरी जानिब आर्मी एक्ट की खबरें जी इस टाइम ज़ेर गर्दिश। अंसार अब्बासी साहब का कॉलम, और अंसार अब्बासी साहब अपने कॉलम में कहते हैं, आप जानते हैं कि अंसार अब्बासी साहब कौन से कॉरिडोर्स की बात करते हैं, कहाँ का बयानिया वो आवाम के अंदर फैलाने की, या आवाम तक वो बयानिया पहुँच, मतलब उनके पास जो खबर होती है वो कहाँ से आती है, ये हम सबको पता है। सो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम करने का जो है वो फैसला कर लिया गया है, तरमीम की जा रही है ताकि सब लोगों का ट्रायल किया जा सके जो 9 मई में मुलव्विस हैं। अभी तक उनकी प्रोसिक्यूशन इसीलिए नहीं की जा सकी, प्रोसिक्यूशन में हर्डल्स आ रहे, सो उस हवाले से आर्मी एक्ट के अंदर तरामीम की जाने लगी हैं। सो एक तरफ ये, और दूसरी जानिब नजम सेठी साहब कह रहे हैं, और उनके भी बड़े राब्ते हैं उन लोगों से, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें 90% लोगों को सिर्फ एक रोब, एक दबदबा, एक दहशत फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था ताकि यही लोग कल को वोट देने ना निकले। और इसके साथ उन्होंने कहा देखिए फिर लोग वोट देने निकले भी हैं, लोगों ने कहा हमने तो जलाओ घेराव किया नहीं, तो लोग फिर वोट देने निकले भी हैं। तो नजम सेठी और अंसार अब्बासी दोनों की खबरें और इन खबरों का आप क्लैश देखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी अहम खबर है असद तूर के हवाले से जी। उनको दोबारा आज FIA की जानिब से जिस्मानी रिमांड की सदा की गई, जिसको मुस्तरद करके 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। लेकिन असद तूर ने आज निकलते हुए फिर एक शेर कहा, उन्होंने कहा शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, वही बोलता हूँ जो वही बोलने का आदी हूँ जो देखता हूँ, और शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। और जब वो ये शेर कह रहे थे, जब उन्होंने साथ थैंक यू जस्टिस काजी फाइज़ साहब कहा, तो उनके सर के बालों को बाकायदा खींच कर या बाकायदा उन्हें बड़े हार्शली गाड़ी में डालने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से स्टे स्ट्रांग उनको पीछे से कुछ सहाफ़ी हजरात भी कह रहे थे, जो देखने का आदी हूँ, मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी साहब। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बार बार काजी फाइज़ साहब का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं, वो काजी फाइज़ साहब को क्या याद दिलवाना चाह रहे हैं, और क्या काजी फाइज़ साहब को ये सब कुछ कहने से, बार बार थैंक यू कहने से, ये जो थैंक यू की सदाएं असद तूर की जानिब से, क्या इनसे काजी फाइज़ साहब के कान पर जू तक रिंगती है, या उन्हें कोई फ़र्क भी पड़ता है कि किस तरीके से एक सहाफ़ी उन्हें आवाज़ें दे रहा है जो बड़ा उनके करीब था, जो बड़े उनकी बातें करता था। आज वही सहाफ़ी जो है ज़ेर अताब है और काजी फाइज़ साहब कुछ नहीं कर पा रहे, बल्कि इस बहाने के ऊपर या इस मैटर के ऊपर या इस एक्सक्यूज़ के साथ वो सहाफ़ी ज़ेर अताब है कि उस सहाफ़ी ने काजी फाइज़ साहब के खिलाफ कोई प्रॉपर मुहिम चलाई है। अगर हम बात करें एजाज सैयद साहब की, तो एजाज सैयद साहब कह रहे हैं कि DGISI जो मौजूदा DGISI हैं नदीम अंजुम साहब, उनको अमेरिका में सफ़ीर तैनात करने की बातचीत चल रही है, और बड़ी उन्होंने कहा कि बड़ी अहम खबर है जो मुझे ज़राए से मिली है, और इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र जारी है, क्योंकि जो एक्सटेंशन दी गई थी नदीम अंजुम साहब को वो ताहुक्म सानी थी, लेकिन साथ वो कहते हैं DGISI के बारे में कि अब इलेक्शंस हो चुके हैं। सो अब जो एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मरहला था
पाकिस्तान के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट काम होना था वो हो चुका है। सो अब DGISI जो है उनकी जगह कोई और आएगा, और DGISI खुद भी ये चाहते हैं कि उनको अमेरिका भेज दिया जाए, उनकी एज अ सफीर एम्बेसडर वहां पर तैनाती कर दी जाए। तो वो उनको अमेरिका का सफीर लगाए जाने की तजवीज़ है, और शायद 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 वो भी चाहते हैं कि वो भी अमेरिका में सफीर लग जाएं। तो अब ज़ाहिर है जो बड़ा काम था इलेक्शन का वो तो हो गया, अब ज़ाहिर है इस जगह पे नए साहब आएंगे। तो सवाल ये होता है कि इतना बड़ा काम जो इलेक्शंस जो मुल्क में इलेक्शंस हुए, इससे मुल्क के DGISI का क्या लेना देना था? ये बात एजाज सैयद क्यों कर रहे हैं? यानी खुलकर हर चीज खुलकर सामने आ रही है कि DGISI को अब हटा दिया जाएगा अपनी पोजीशन से, क्योंकि बहुत बड़ा काम जो उनसे लिया जाना था वो हो चुका है। सो समझने की बात है कि इतनी चीजें खुलकर सामने कैसे आ रही हैं। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान में न जाने कब से इलेक्शंस और हर चीज जो है उस पर किसका कंट्रोल था, कहां पर ये फैसले होते थे कि अगली हुकूमत किसकी होगी, लेकिन अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। आखिरी खबर है जी IMF के हवाले से, एक बहुत बड़ी खबर है। IMF को इमरान खान की जानिब से लिखा गया खत, और जिस तरीके से इमरान खान पर उसके बारे में क्रिटिसिज्म किया गया और कहा गया कि किस तरीके से रियासत के खिलाफ जाकर ये काम हो रहा है। अब IMF के खत का जवाब आ चुका है, और IMF ने कहा कि हम सियासी मामलात में तो बात नहीं कर सकते, ताहम माशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए इदारा जाती माहौल की अहमियत को देखते हुए हम इंतखाबी तनाज़ात के मुनसफाना और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। सो ये डेफिनेटली एक बड़ी खबर है। इमरान खान के खत का जवाब आ चुका है, और उन्होंने भी ये खत के जवाब में भी ये कहा गया है कि जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस था उसके ऊपर हम डेफिनेटली चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल क्लियर कट पता चले कहाँ पर कौन जीता है। यानी बेसिकली कट शॉर्ट करके फॉर्म 45 फॉर्म 47 से बाहर निकला जाए, और डेफिनेटली फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जो विनर्स हैं उन्हीं को सामने लाया जाए। तो यानी एक बड़ा एक ब्रेक थ्रू आप इसको कह सकते हैं कि IMF ने इस खत का जवाब दे दिया है, और IMF कह रहा है कि हम इलेक्शंस की जो तनाज़ात है उसके ऊपर एक मुनसिफाना और एक प्रॉपर ओपन इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। सो ये एक बड़ी खबर है। अब देखते हैं आगे मामला किस तरफ जाते हैं।